व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, सतत वित्त, वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान शामिल हैं। इन सत्रों का विशेष फोकस खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा का समाधान करना है, वैश्विक ऋण कमजोरियों को प्रतिबंधित करना, बहुपक्षीय विकास बैंकों एमडीबी को मजबूत करना, वित्तीय समावेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय कर और वित्तीय प्रगति में तेजी लाना है। इन विषयों पर सभी प्रतिनिधि विचार विमर्श करेंगे। बैठक में भारत की G20 वित्त ट्रैक कार्य योजना के तहत परिकल्पित परिणामों पर हुई प्रगति का भी जायजा लिया जाएगा। और हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अजय, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? वैसे हमने अपनी रिपोर्ट में बताया, लेकिन आप और विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो दूसरी बैठक हो रही है फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अध्यक्षता में G20 वॉशिंगटन में, पहली बैठक बैंगलोर में हुई थी और जो हमने 3 लक्ष्य जो तय किए हैं, 3 प्राथमिकताएं जो तय की हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर जो अभी की वैश्विक परिस्थितियां हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, जो चुनौतियां हैं कैसे साझा हल निकाला जाए, पहली बात तो ये। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि कैसे हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अपने विकास की गति को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर चर्चा होने की उम्मीद है। और जाते जाते इंटरनेशनल टैक्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर बहस होने की उम्मीद है और कुछ न कुछ कंसेंसस निकलने की बात है। पूरे देश इस बात पर भी निगाह रखेंगे कि जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनके रेगुलेशन को लेकर के कैसे बात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति पैदा कर सकता है। कम से कम इस बात को समझते हैं तो इस पर कुछ आम राय हो पाए, ये भारत की प्रेसिडेंसी की कोशिश होगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जिसका रिपोर्ट में भी जिक्र किया आपने, क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं और जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं उसमें जो डेट क्राइसिस है, 56-57 देश ऐसे हैं जो कि डेट क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनको किस तरह की मदद दी जा सकती है? बहुत स्पष्ट संकेत चाइना से कि वो अपने कर्जों में कटौती करने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या G20 किस तरह का एक हल निकाल पाएगा? क्या दुनिया के देश, बड़े देश चाइना को मना पाएंगे, या फिर IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से ऐसी जो मुश्किल में फंसी हुई अर्थव्यवस्था उनको निकालने के लिए कोई एक डेट क्राइसिस का एक रेजोल्यूशन आता है क्या? ये जो सारी समस्याएं हैं, भारत ये चाहता है कि डेट क्राइसिस का समस्या का समाधान हो। जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें कैसे जो ग्लोबल साउथ है, जो कम विकसित देशों की कैसे मदद की जाए, और कैसे टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के ट्रांसफर की वजह से जो ग्लोबल ग्रोथ, जिसका रिसेशन जिसकी बात लगातार हो रही है, IMF ने भी अपने प्रोजेक्शन में अगले 5 सालों में कहा कि ग्लोबल ग्रोथ में थोड़ी सी मंदी ही देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो विषय हैं वो जरूर इस अहम बैठक का हिस्सा। बिल्कुल अजय, अगर हम इस बैकड्रॉप को देखें तो जिस तरह से IMF ने वर्ल्ड आउटलुक घटाया है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम है, खासतौर पर जिस तरह से आपने चाइना का जिक्र किया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब हम मल्टीलैटरल फोरम्स की बात करते हैं, जिसका जिक्र हम आपसे कल भी कर रहे थे, उस लिहाज से भारत मुखरता से अपनी बात रख रहा है और तमाम जिससे इतर जो राउंड टेबल्स हुए हैं, हम लगातार उसमें जो तमाम अलग अलग कंपनीज के CEOs में भाग ले रहे हैं, वो भारत की तरफ बहुत बाहें फैलाकर देख रहे हैं। उस लिहाज से भी ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारत की बात को संजीदगी से लेना, गंभीरता से लेना पूरी दुनिया के हित में है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरह से बड़ी मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए ग्लोबल मीडिया की ये बात कही कि 2014 से 2017 तक जब मैं ये बात कह रही थी कि जो लिबरलाइजेशन उसका कोई खास मतलब नहीं है जब तक कि लीस्ट डेवलप्ड नेशंस को उसका फायदा नहीं मिलता, तब तो ग्लोबल मीडिया ने ध्यान नहीं दिया। अब जाकर के जो अमेरिका की फॉर्मर जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं उन्होंने यही बात कही, तो आप लोग उसको ग्लोबल मीडिया में इतना स्थान दे रहे हैं और इतनी तरजीह दे रहे हैं। तो इस बात को समझना कि जो आपने कहा है, जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के फोरम पर आपने जो वायदा किया है, कम से कम आप उसको पूरा तो कीजिए। आप केवल अपने उत्पादों के लिए, अपने सेवाओं के लिए दूसरों के बाजार खोलना चाहते हैं और इसके लिए आप WTO का अगर इस्तेमाल करते हैं, वहां के जो नियम है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे दुनिया को तो फायदा नहीं होने वाला, हो सकता है कुछ विकसित देशों को फायदा जरूर हो जाए। भारत ने कहा कि हमने अपनी तरफ से कोटा फ्री, टैरिफ फ्री पूरा बाजार उपलब्ध कराया है अफ्रीकन देशों के लिए। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी, क्योंकि आप फायदे की बात करें तो डेविड मलपास
जो वर्ल्ड बैंक के सीईओ है उनका जाने का वक्त है और अजय बांगा अब जो है उनका कार्यकाल कुछ ही दिनों में शुरू होगा। उस लिहाज से कितना अहम आप मानते हैं भारत के पक्ष में, खासतौर पे बहुत बड़ा मल्टीलैटरल फोरम है वर्ल्ड बैंक? ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। चाइना का रुख देखना होगा। अमेरिका ने प्रपोज किया है और अगर अजय बंगा बहुत मुमकिन है कि अजय बंगा इसको इस वर्ल्ड बैंक को लीड करें। ये एक मुद्दा जरूर है, बट अगर वर्ल्ड बैंक को एक भारतीय लीडर मिलता है, जिस तरह से हमने आईएमएफ में भी देखा, डॉक्टर गीता गोपीनाथ काफी बैलेंस व्यू लेकर के चल रही हैं और दुनिया के जितने भी देश हैं वो भारतीय विशेषज्ञों पर भरोसा करते हैं, ये एक बड़ी बात है। तो ये जो एक ग्लोबल रिलायंस हमें दिख रहा है भारत को लेकर के, भारत के विशेषज्ञों को लेकर के, वो एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे डिप्लोमेटिक फोरम्स पे भी इस चीज को देखा जा रहा है कि जो भारत की आर्थिक शक्ति है या फिर उसका जो नजरिया है वो वैश्विक मंच पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब अपनी मजबूत पकड़ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस पूरी बैठक पर हमारी खास नजर रहेगी। अजय से